Assalamu alaikum students. Start in the name of Allah who is the most beneficent, the most merciful. स्टूडेंट उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक मैथ स्पेक्ट्रोमीट्री। मैथ स्पेक्ट्रोमीट्री स्टूडेंट स्पेक्ट्रो हम कहते हैं लाइट को और मीट्री मीन मेजरमेंट। स्टूडेंट ये एक एनालिटिकल टेक्निक है जिसको हम एटम्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं या आइसोटोप्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं और मॉलिक्यूल्स के ऊपर अप्लाई भी कर सकते हैं। एटम के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये कहलाएगी एटॉमिक मैथ स्पेक्ट्रोमीट्री। अगर मॉलिक्यूल के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये कहलाएगी मॉलिक्यूलर मैथ स्पेक्ट्रोमीट्री। स्टूडेंट इसको मैंने एक्सप्लेन क्यों किया, क्योंकि आपकी बुक में जो एक्सप्लेनेशन है वो है मॉलिक्यूलर मैथ स्पेक्ट्रोमीट्री की, और जो स्पेक्ट्रा है वो किसका गिवन है, एटॉमिक मैथ स्पेक्ट्रोमीट्री का। तो थोड़ा सा मैंने इनको डिफरेंशिएट यहाँ पर कर दिया है, हालांकि बुक के अंदर डिफरेंशिएट नहीं है। तो एटॉमिक मैथ स्पेक्ट्रोमीट्री कहाँ पर यूज़ होती है, मैथ और रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स को मेजर करने के लिए। और जो मॉलिक्यूलर मैथ स्पेक्ट्रोमीट्री है वो टोटली मॉलिक्यूल के ऊपर अप्लाई होती है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन, फिर मॉलिक्यूल की आइडेंटिफिकेशन यानी कि कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन हो गई, और फिर स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, स्ट्रक्चर एलुसिडेशन यानी कि इसमें कोई भी मॉलिक्यूल आप ले सकते हैं, जिसमें आप प्रोटीन्स ले सकते हैं, बायो मॉलिक्यूल जितने भी हैं उनकी स्ट्रक्चर एलुसिडेशन में भी इसको हम क्या करते हैं स्टूडेंट, स्ट्रक्चर एलुसिडेशन मतलब उनकी स्ट्रक्चर ड्रा करना। स्टूडेंट इसके लिए जो डिवाइस यूज़ होती है उसको हम देते हैं मैथ स्पेक्ट्रोमीटर। अब पंजाब की बुक में जैसे मेंशन है, आपकी बुक में मेंशन नहीं है, तो एस्टन मैथ स्पेक्ट्रोमीटर है और डेम्स्टर मैथ स्पेक्ट्रोमीटर है। एक आइसोटोप्स को आइडेंटिफाई करता है और दूसरा एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करता है। तो स्टूडेंट इसकी अगर हम एग्जांपल प्रिंसिपल वो बात करें तो जो भी पहले सैंपल होता है आपके पास उसको पहले क्या किया जाता है, वेपराइज किया जाता है। वेपराइज पहले मैं आप लोगों को प्रिंसिपल समझाने से पहले थोड़ी सी डायग्राम की बात कर देता हूँ ना। ये हमारे पास डायग्राम है, जो भी हम सैंपल लेते हैं ना उसको हम हीटेड फिलामेंट हीटर की मदद से वेपराइज कर देते हैं सैंपल को। वेपराइज करने के बाद उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम अप्लाई करने के बाद वो क्या हो जाता है स्टूडेंट, आयोनाइज हो जाता है। आयोनाइज होने के बाद हम उसको क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं। एक्सेलरेट करने के बाद उसको मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारते हैं तो ये डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। डिफ्लेक्ट होने के बाद आखिर में किस पे आ जाते हैं, डिटेक्टर के ऊपर। तो प्रिंसिपल भी इसी पॉइंट्स को आप मिला के बनाएंगे कि पहले हम इसको वेपराइज करते हैं, वेपर में कन्वर्ट करते हैं सैंपल अगर हमारा लिक्विड या सॉलिड के अंदर है। उसके बाद हम इसकी आयोनाइजेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम की मदद से आइंस में कन्वर्ट कर देते हैं। आइंस की फिर हम क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैस टू चार्ज रेशो, यानी कि किसी का मैस ज़्यादा होगा किसी का मैस कम होगा। जैसे आइसोटोप्स हैं, एक आइसोटोप्स है उसका मैस जैसे कार्बन के हैं उसका 12 है, दूसरे का 13 है, तीसरे का 14 है। तो स्टूडेंट मैस डिफरेंट है तो उनकी मैस टू चार्ज रेशो भी क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। इसकी डिफरेंस की बुनियाद पे इनको सेपरेट कर लिया जाता है। उसके स्टूडेंट इसके बाद इनकी डिटेक्शन होती है। एक डिटेक्टर होता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोमीटर। ठीक है, और उसके बाद हम इसका स्पेक्ट्रम ड्रा करते हैं और स्पेक्ट्रोग्राफ बना देते हैं। अब स्टूडेंट स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है, ठीक है, जो ये स्पेक्ट्रम टोटल है ना इसको हम क्या बोलते हैं, मैथ स्पेक्ट्रम। और जो इसमें ग्राफ ड्रा करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मैथ स्पेक्ट्रोग्राफ। अब ये किसके दरमियान होता है, रिलेटिव अबंडेंस और मैस टू चार्ज रेशो के दरमियान। रिलेटिव अबंडेंस को हम वाई एक्सिस के ऊपर लेते हैं और जो है मास टू चार्ज रेशो को उसको स्टूडेंट हम कहाँ पर लेते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ये जो आपके पास ग्राफ आएगा जिसके अंदर डिफरेंट पीक्स आएंगी इस तरह से, इस ग्राफ को आप क्या नाम देते हैं, मैथ स्पेक्ट्रोग्राफ। स्टूडेंट इसके बाद इसकी वर्किंग भी थोड़ी सी इसमें एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने ज़्यादा करनी है, बाकी सारे प्रिंसिपल वाले पॉइंट्स हैं। अब वेपराइजेशन किसकी मदद से करते हैं, हीटेड फिलामेंट लगा हुआ होता है, हीटर लगा हुआ होता है, वो इसको सारे के सारे किस में कन्वर्ट कर देता है स्टूडेंट, वेपर्स के अंदर। जितना भी आपके पास सैंपल होगा ना वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स के अंदर। उसके बाद हम इसकी आयोनाइजेशन करवाते हैं, सैंपल जो भी है वो सारा का सारा सैंपल जो है वो वेपर से किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइंस के अंदर। और ये किसकी मदद से होता है स्टूडेंट, ये तीन चीज़ों से हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट। अब इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट वो वाला प्रोसेस है जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं, बीम ऑफ इनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स।
अब ये इलेक्ट्रॉन जब उन गैस मालिक्यूल्स को क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, तो उनमें से इलेक्ट्रॉन नॉक आउट कर देंगे, यानी कि उनको आयन में कन्वर्ट कर दें। सेम फंक्शन स्टूडेंट किसका है, इलेक्ट्रो स्प्रे आयोनाइजेशन, जिसे हम ESI कहते हैं। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड यूज़ किया जाता है, सॉरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ किया जाता है। इधर क्या यूज़ की जाती थी, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इधर क्या यूज़ किया जाता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी मदद से आयोनाइज किया जाता है। स्टूडेंट इसके बाद है माल्डी, मैट्रिक्स असिस्टेड लेज़र डिसॉर्प्शन आयोनाइजेशन। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, बीम ऑफ इनर्जेटिक फोटॉन्स, क्योंकि स्टूडेंट ये लेज़र लाइट है, तो लेज़र लाइट में इलेक्ट्रॉन तो नहीं होते, इसमें क्या होते हैं, फोटॉन्स होते हैं। तो ये फोटॉन क्या करते हैं, उसके ऊपर सैंपल के ऊपर उसको क्या कर लेते हैं, आयोनाइज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद जब स्टूडेंट ये आयंस बन गए, आयंस बनने के बाद इनको एक्सेलरेट किया जाता है। एक्सेलरेट करने के लिए हमें एक नेगेटिव ग्रिड लगानी पड़ती है या नेगेटिव प्लेट लगानी पड़ती है यहाँ पर, जिसकी वोल्टेज जो होती है वो ऑलमोस्ट 500 से लेकर 2000 वोल्ट इतनी वोल्टेज रखी जाती है। अब इतनी जब वोल्टेज रखेंगे कि तो ये पॉजिटिव आयन नेगेटिव प्लेट की तरफ क्या करते जाएंगे, स्पीड अप होते जाएंगे। तो एक्सेलरेशन का मतलब है कि उन आयंस की स्पीड को इंक्रीज करना, किसकी मदद से स्टूडेंट, नेगेटिव प्लेट की मदद से। जब हम इसके ऊपर क्या लगाते हैं, नेगेटिव प्लेट अप्लाई करते हैं, तो वो उनकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस आपको पता है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हम इनकी आयन सेपरेशन करते हैं, मैस एनालाइजर। और मैस एनालाइजर क्या होता है स्टूडेंट, ये मैग्नेट लगा हुआ है। अब मैग्नेट इनको मैस टू चार्ज रेशो की बुनियाद पे क्या कर सकता है स्टूडेंट, सेपरेट कर सकता है। किस तरह से, जो लार्ज, जिनकी वैल्यू होगी लार्ज मैस टू चार्ज रेशो, वो हैवियर आयंस होंगे और उनकी डिफ्लेक्शन क्या होगी स्टूडेंट, कम। और जो स्टूडेंट जिनकी मैस टू चार्ज वैल्यू कम होगी वो लाइटर मालिक्यूल होंगे और उनकी डिफ्लेक्शन क्या होगी, ज़्यादा। यानी कि ये वाले जो मालिक्यूल्स हैं ये कौन से हैं, लाइटर, और ये वाले जो हैं स्टूडेंट हैवियर। अच्छा, इसके ये एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं, जैसे एक बाइक वाला और एक कार वाला। अब बाइक वाला जो है वो लाइटर में आएगा और कार वाला जो है वो हैवियर मालिक्यूल के अंदर, आयंस के अंदर आएगा। तो डिफ्लेक्शन देखेंगे, बाइक वाला इजीली डिफ्लेक्ट कर सकता है, यानी कि मोड़ आसानी से काट सकता है किसी, मतलब जब उसकी मोड़ है ना, तो बाइक वाला तो आसानी से कर लेगा, क्योंकि उसका मैस क्या है, कम है, उसकी मैस टू चार्ज वैल्यू क्या होगी, कम होगी, मैस कम होने की वजह से, तो वो इजीली डिफ्लेक्ट हो जाएगा। और कार वाला जो है ना, वो उसकी मैस टू चार्ज वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, तो उससे थोड़ा सा और टाइम लगाएगा। इसी तरह से आप बस भी वो सपोज कर सकते हैं कि एक अगर मोटर बाइक है, दूसरी कार है और तीसरी बस है, डिफ्लेक्ट होने के लिए सबसे जल्दी डिफ्लेक्ट कौन होगा, बाइक वाला, उसके बाद कार वाला, उसके बाद बस वाला। उससे और भी आप कोई हैवी चीज़ ले सकते हैं। जितनी चीज़ें हैवी होती जाएंगी ना, उनकी डिफ्लेक्शन उतना क्या हो जाएगी स्टूडेंट, मुश्किल होती जाएगी। तो जो मतलब हैवियर होते हैं उनकी इसी वजह से लेस डिफ्लेक्शन होती है, और जो लाइटर होती हैं उनकी मोर डिफ्लेक्शन होती है। स्टूडेंट अब इनमें टाइम का भी फ़र्क आ जाता है। अब जिन्होंने मोर डिफ्लेक्शन होती है ना, वो यहाँ पर जल्दी पहुँच जाते हैं, लेस टाइम लेते हैं डिटेक्टर तक पहुंचने के लिए, क्योंकि इनको स्टूडेंट लंबा पाथ कवर करना होता है, ज़्यादा पाथ कवर करना होता है, तो ये क्या होते हैं, ज़्यादा टाइम लेते हैं। हैवियर वाले डिटेक्टर तक पहुंचने के लिए ज़्यादा टाइम करते हैं, मोर टाइम टेकन, और ये वाले क्या होते हैं स्टूडेंट, लेस टाइम टेकन। अच्छा, टाइम की भी आ गई। इसके बाद स्टूडेंट हम इसकी डिटेक्शन करते हैं डिटेक्टर की मदद से, और उस डिटेक्टर का नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोमीटर, या फिर आयन कलेक्टर का नाम भी देते हैं उसको। अब स्टूडेंट ये क्या करता है, एक तो टाइम मेजर कर लेता है, वही जैसे मैंने बताया कि जो लाइटर वाले होते हैं वो जल्दी पहुंच जाते हैं, उनको कम टाइम लगता है, और जो हैवियर वाले हैं उनको ज़्यादा टाइम लगता है। दूसरा, ये जब आयंस जाके डिटेक्टर के साथ टकराते हैं या इलेक्ट्रोमीटर के साथ टकराते हैं, तो वो डिटेक्टर क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, क्योंकि इनको न्यूट्रलाइज होने के लिए क्या चाहिए स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन कौन देता है स्टूडेंट, जितने आयंस जाएंगे उतने डिटेक्टर क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा, उतना इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगा, जनरेट करेगा। तो उस इलेक्ट्रिक करंट की मदद से इनके नंबर ऑफ आयंस का पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ आयंस। मिसाल के तौर पर इसके 10 नंबर ऑफ आयंस जाएंगे, तो ये इसको कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, 10, उनको न्यूट्रल करने के लिए। मिसाल के तौर पर ये पार्टिकल हैं, इनको मैं
कहता हूँ कि ये m पॉजिटिव 1 है, तो ये अगर ये तादाद में 10 है तो इनको 10 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, ये 20 हैं तो इनको 20 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, और ये 30 हैं तो इनको 30 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी। जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आइंस, नंबर ऑफ आइंस ज़्यादा जाएंगे, उतना इलेक्ट्रिक करंट वो ज़्यादा प्रोवोक होगा, वो जनरेट होगा, और उतना स्टूडेंट क्या होगा, इसकी रिलेटिव अबंडेंस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। स्टूडेंट रिलेटिव अबंडेंस मालूम करने के बाद, रिलेटिव अबंडेंस आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ से हम रिलेटिव अबंडेंस मेजर कर लेते हैं। रिलेटिव अबंडेंस का मतलब यह है कि M1 वाले, M2 वाले, M3 वाले ये कितनी तादाद में है, एक दूसरे के रेलिवेंट है। यानी कि M1 वाले मैं कहता हूँ 10 है, M2 वाले 20 हैं, M3 वाले 30 हैं, M4 वाले 40 हैं, तो ये इनकी रिलेटिव अबंडेंस है। एक के मुकाबले में दूसरे की तादाद में कितने हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव अबंडेंस। इसके बाद स्टूडेंट आपको पता है कि इनका मैस मेजर करने के लिए कार्बन 12 के साथ उसका जो स्पेक्ट्रम होता है उसके साथ क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। कंपेयर करने के बाद उनका मैस भी मेजर कर लिया जाता है, मैस और चार्ज तो यहाँ पर मालूम हो जाता है, क्योंकि जितना चार्ज होगा उतना ही ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अब्जॉर्ब करेंगे। तो मैस टू चार्ज वैल्यू भी मेजर कर ली जाती है। उसके बाद स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इसका स्पेक्ट्रोग्राफ ड्रा करते हैं। मैस टू चार्ज वैल्यू एक्स एक्सिस के ऊपर होती है और रिलेटिव अबंडेंस वाई एक्सिस के ऊपर होती है। स्टूडेंट इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर नंबर ऑफ पीक्स, जितनी नंबर ऑफ पीक्स आएंगी उतने नंबर ऑफ आइसोटोप्स होंगे। जैसे क्लोरीन के केस में 2 पीक्स आ रही हैं तो इसके कितने आइसोटोप्स होते हैं, 2। मैग्नीशियम के केस में 3 पीक्स आ रही हैं तो इसके आइसोटोप्स कितने हैं, 3। तो जितने नंबर ऑफ पीक्स आएंगे उतने किसी भी एलिमेंट के क्या होंगे स्टूडेंट, आइसोटोप्स होंगे। दूसरा है पीक की हाइट ऑफ पीक, ये किसको शो करती है स्टूडेंट, रिलेटिव अबंडेंस को। अब जितना इसकी देखिए हाइट ज़्यादा है तो इसकी रिलेटिव अबंडेंस भी क्या है, ज़्यादा। इसकी हाइट कम है तो इसकी रिलेटिव अबंडेंस भी क्या है, कम। तो ये अक्सर एमसीक्यूज़ में आ जाता है कि नंबर ऑफ पीक्स किस चीज़ को इंडिकेट करती हैं और हाइट ऑफ पीक किस चीज़ को इंडिकेट करती है। तो हाइट ऑफ पीक शो करती है रिलेटिव अबंडेंस को और नंबर ऑफ पीक्स नंबर ऑफ आइसोटोप्स को। तो स्टूडेंट इसके बाद इसकी एप्लीकेशंस हैं, वही जो आप लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ी थी मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, कि ये आइसोटोप्स का मैस, आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस, और इसके बाद स्टूडेंट मॉलिक्यूलर कंपोजिशन, मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर, और उसके बाद है कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, बायो में भी, केमिस्ट्री में भी, इसको हम फिज़िक्स में भी क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो ये इसकी एप्लीकेशंस वही डेफिनेशन वाली यूज़ कर लें। इसके बाद स्टूडेंट एवरेज एटॉमिक मास, अगर हमें मास स्पेक्ट्रोग्राफ गिवन हो तो हम इसमें से एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकाल सकते हैं। पहले तो स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, वेटेड एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल आइसोटोप्स। स्टूडेंट जैसे क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं तो दोनों की हम क्या लेंगे, एवरेज लेंगे। एक का मास 35 है, दूसरे का 37 है, और उसका हम दोनों का एवरेज लेंगे। एवरेज जो लेंगे उसको हम क्या नाम देते हैं, एटॉमिक मास का नाम देते हैं। स्टूडेंट इसके बाद है, देखें आप इसका फार्मूला क्या है, कि क्या फार्मूला आएगा। पहले आप लोग नंबर ऑफ आइसोटोप 1 मल्टीप्लाइड विद इट्स रिलेटिव अबंडेंस, और मास ऑफ सेकंड आइसोटोप मल्टीप्लाइड विद रिलेटिव अबंडेंस ऑफ सेकंड आइसोटोप। इनको आप जितने आइसोटोप्स हैं ना, अब जैसे क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं तो इसका मास और इसकी रिलेटिव अबंडेंस को मल्टीप्लाई करें, सेम इसके मास को और इसके रिलेटिव अबंडेंस को मल्टीप्लाई करें, इनको आपस में ऐड कर दें। ऐड करने के बाद आप लोगों ने इनको 100 पे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट, फार्मूला टू फाइंडिंग एवरेज एटॉमिक मास, यानी कि उनके मास नंबर और उनकी रिलेटिव अबंडेंस, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें। हर आइसोटोप की उसका मास नंबर होता है और उसकी रिलेटिव अबंडेंस होती है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करें और इनको आपस में ऐड करते जाएं। जैसे मैग्नीशियम में ना 3 है तो इनकी क्या करते जाएं स्टूडेंट, जैसे एक मैग्नीशियम एटम का मास कितना है 24, दूसरे का 25, तीसरे का 26। तीनों आइसोटोप्स के मासेस क्या हैं, डिफरेंट है। तीनों की रिलेटिव अबंडेंस भी क्या है, डिफरेंट है। तो इसका मास नंबर और इसकी रिलेटिव अबंडेंस, ये M1 होगा और ये R1 होगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इनको भी मल्टीप्लाई करते हैं, इनको भी मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद इनको ऐड करते हैं, ठीक है। ऐड करने के बाद जो मास आता है उसको हम क्या नाम देते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। तो इस तरह से क्लोरीन का कितना आता है 35.48 और मैग्नीशियम का कितना आता है 24.32। स्टूडेंट मास नंबर में
मैस नंबर और एवरेज एटॉमिक मैस में फ़र्क ही वही होता है कि जो एटॉमिक आपका मैस होता है ना वो फ्रैक्शन के अंदर होता है, और जो मैस नंबर होता है वो किसके अंदर होता है, होल नंबर या इंटीजर के अंदर होता है। ये होल नंबर के अंदर, और ये स्टूडेंट किसके अंदर होता है, या आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म में होता है। जैसे मैस नंबर आप लोगों ने कार्बन का 12 होता है, या तो फिर 13 होता है, या क्या होता है स्टूडेंट 14 होता है, ये हमेशा होल नंबर में होगा मैस नंबर। और ये पीरियोडिक टेबल में आपको नहीं गिवन होता, पीरियोडिक टेबल को आपको ये गिवन होता है, इसको हम एटॉमिक मैस कहते हैं। और ये हमेशा किसके अंदर आता है स्टूडेंट, फ्रैक्शन के अंदर, फ्रैक्शंस के अंदर आता है। और ये हम क्या करते हैं, ये हमें पीरियोडिक टेबल से फाइंड हम कर सकते हैं, क्योंकि पीरियोडिक टेबल के अंदर एटॉमिक मैस गिवन होता है, मैस नंबर गिवन नहीं होता। तो दोनों में डिफरेंस है स्टूडेंट। मैस नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहते हैं, और एटॉमिक मैस क्या होता है, इन मैसेज का एवरेज होता है, क्योंकि एक आइसोटोप्स नहीं होते। जैसे मैग्नीशियम के 3 आइसोटोप्स हैं, एक 24 है, एक 25 है और एक 26 है। इन तीनों का जब एवरेज लेंगे तो वो एटॉमिक मैस कहलाएगा। और जो इनका स्टूडेंट 24, 25 और 26 है, ये इनका क्या है, मैस नंबर है। तो मैस नंबर हमेशा होल नंबर पे आएगा, और ये एक आइसोटोप को रिप्रेजेंट करेगा, किसी वन आइसोटोप को। तो बाकी जो वो वाला जो है वो स्टूडेंट तीनों का एवरेज होता है, मैस यानी कि एवरेज ऑफ मैसेज ऑफ आइसोटोप्स, तो उसको हम किसका नाम देते हैं, एटॉमिक मैस का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक था। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।